सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए, जो आपका जीके और जीए वाला पार्ट रहने वाला है, जिसमें कुल 20 क्वेश्चन आएंगे। इन 20 क्वेश्चन के लिए हम आप लोगों के लिए एग्ज़ाम तक, आपका एग्ज़ाम 18 सितंबर को है, तो 18 सितंबर से पहले पहले जितने भी लाइव टेस्ट हो सकेंगे वो सारे के सारे टेस्ट हम आपको रोजाना एक प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो कल से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है। कल आप लोग डेली सुबह 10 बजे इस सीरीज को देख सकते हैं, और अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिसका आज हमने पार्ट नंबर 4 लिया हुआ है। इसके जो 3 पार्ट हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप उन पार्ट को भी देखना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप लोग वो तीनों पार्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले हम सबसे पहले आपको पूरा जो एक फार्मा है आपके एग्जामिनेशन का वो आपको दिखा देते हैं। जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल हिंदी के 15 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे, और यहाँ पर जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपका मैथ्स रहेगा, इसके आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से कुल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें जो आज हम करवाएंगे वो आपको जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है, जिसमें कुल 20 क्वेश्चन होंगे, इसको सोल्व करवाने वाले हैं। तो चलिए आ जाते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने विदेशों से आयातित CO2 को पृथ्वी में दबाने के लिए विश्व की पहली परियोजना का उद्घाटन किया? फर्स्ट ऑप्शन जर्मनी, सेकेंड ऑप्शन स्विट्जरलैंड, थर्ड ऑप्शन डेनमार्क, फोर्थ ऑप्शन है फ्रांस। तो जो CO2 को दबाने के लिए एक परियोजना स्टार्ट की है वो की है डेनमार्क ने। किसने की है? डेनमार्क ने। डेनमार्क एक ऐसा देश है जो विदेशों से CO2 को आयातित करेगा और इसको उत्तरी सागर के करीब करीब 1800 मीटर नीचे इसका भंडारण कर रहा है। तो इसीलिए इस परियोजना का उद्घाटन करने वाला यह पहला देश बन जाता है। डेनमार्क के बारे में आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। डेनमार्क की जो राजधानी है वो कोपेनहेगन हो जाएगी, और यहाँ की जो मुद्रा है वो हो जाएगी क्रोन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान पांचाल या कुरु या भारत जैसे शब्दों का उल्लेख किसके लिए किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है एक जनजाति, ऑप्शन आपका दूसरा है एक क्षेत्र, ऑप्शन तीसरा है एक राज्य, ऑप्शन आपका चौथा है एक गोत्र। तो वैदिक काल के दौरान जो पांचाल, कुरु या भारत जैसे शब्दों का उल्लेख हुआ है, ये उल्लेख किया गया है एक जनजाति के लिए। किसके लिए? एक जनजाति के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट लिखा हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात की गई है वैदिक सभ्यता की। तो चलिए वैदिक सभ्यता से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको हम एक बार देख लेते हैं। वैदिक सभ्यता को कुल 2 भागों में बांटा गया था। एक आपका ऋग्वैदिक काल हो जाएगा, एक आपका उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल का जो काल माना जाता है वो 1500 ईस्वी से लेकर आपका 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वहीं उत्तर वैदिक काल का जो काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक काल की अगर आपसे भाषा पूछ ले तो वो संस्कृत हो जाएगी। और वैदिक काल में कुछ प्रमुख दर्शन हैं और उनके प्रवर्तक हैं, उनको एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा योग दर्शन के बारे में। योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो पंतजलि हो जाएंगे, न्याय दर्शन के गौतम ऋषि हो जाएंगे, चावार्क दर्शन के चावार्क ऋषि हो जाएंगे, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हो जाएंगे। यही जो आपका सांख्य दर्शन है ये सबसे पुराना आपका दर्शन है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद उत्तर मीमांसा, इसके जैमिनी राय हो जाएंगे। इसके बाद वैशेषिक जो दर्शन है इसके ऋषि कणाद आपके प्रवर्तक हो जाएंगे। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके साथ साथ जो भी हमने आपको पॉइंट बताए हुए हैं उसको भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ आते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बाद कथन फर्स्ट है, मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाना शुरू हुआ था। कथन नंबर 2 है, अनाज की खेती सबसे पहले नव पाषाण काल युग में शुरू हुई थी।
कथन आपका तीसरा है, मध्य पाषाण काल की मुख्य विशेषता बड़े पत्थर के औजार थे। इसके बाद आप लोग ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन आपका ए है केवल एक, यानी कि जो कथन एक है केवल यही सही है। ऑप्शन आपका बी है केवल एक और तीन, यानी कि जो कथन एक और तीन है यही सही है। ऑप्शन आपका सी है केवल एक और दो, यानी कि फर्स्ट कथन और दूसरा कथन सही है। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है एक दो तीन, यानी कि तीनों कथन सही है। तो बात आती है क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपका पूरा का पूरा जो प्रयाग ऐतिहासिक काल बांटा गया था वो कैसे बांटा गया था और किस पाषाण काल में किसकी खोज हुई थी, इसके बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसके बाद में बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। प्रयाग ऐतिहासिक काल के बारे में बात की जाए तो इसको कुल 3 भागों में बांटा गया था। सबसे पहले पुरापाषाण काल, इसके बाद मध्य पाषाण काल और इसके बाद नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल की बात करें तो इसमें आग की खोज हुई थी। वहीं मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसमें तीर और कमान की खोज हुई थी। इसके बाद अगर नवपाषाण काल की बात करते हैं तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था, घर बनाने का आविष्कार हुआ था, कृषि की भी खोज इसमें की गई थी। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि जो आपका नवपाषाण काल है ये सबसे अच्छा पाषाण काल माना जाता है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी केवल एक और दो, यानी कि जो कथन नंबर तीसरे में बोला गया है कि सबसे बड़े पत्थर औजार की खोज हुई थी, ये बिल्कुल गलत बात है। बड़े पत्थर औजार की खोज सिर्फ और सिर्फ नवपाषाण काल में की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर कथन नंबर फर्स्ट देखेंगे तो बोला गया है मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाना शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो पालतू पशु बनाया गया था मानव के द्वारा वो कुत्ता को बनाया गया था, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई। ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी लखनऊ, इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है पटना। तो यहाँ पर बात की गई है अखिल भारतीय किसान महासभा की। तो अगर बात की जाए अखिल भारतीय किसान महासभा की तो इसकी जो स्थापना होती है वो 11 अप्रैल 1936 को होती है। पूछ ले कहाँ पर होती है तो ये लखनऊ में होती है। और इसके साथ साथ अगर आपसे पूछे किसके द्वारा होती है तो ये स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न में पूछा गया था कि सर्वप्रथम इसकी स्थापना कहाँ की गई तो वो लखनऊ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 84, ऑप्शन सी 47, ऑप्शन डी है 74। तो जो निर्वाचन क्षेत्र की सीटें आरक्षित की गई हैं वो उनकी कुल संख्या है 84। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए है गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो यहाँ पर बात की गई है कावेरी नदी के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कावेरी नदी। तो कावेरी नदी की जो कुल लेंथ है वो है 760 किलोमीटर और ये जो निकली हुई है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकली हुई है। इनका जो मुहाना है वो बीओबी में है, यानी कि ये जो अपना सारा जल है वो बे ऑफ बंगाल में अपना गिरा देती हैं। इसकी कुछ प्रमुख उपनदियां हैं जिनको याद रखना है, जिसमें सिमसा, हेमवती और भवानी हो जाएगी। और तमिल साहित्य में इस नदी को पोन्नी भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि तमिल साहित्य में कावेरी नदी को क्या कहा जाता है तो वो पोन्नी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में बात की गई थी किस राज्यों से होकर गुजरती हैं तो याद रखना है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में बहती है कावेरी नदी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एफ इंडेक्स 2023 किन दो देशों के बीच में सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन ए भारत रूस, ऑप्शन बी है अफ्रीका भारत, ऑप्शन सी है भारत नेपाल और ऑप्शन डी है भारत अमेरिका। तो एफ इंडेक्स 2023 जो युद्धाभ्यास किया जाता है ये किया जाता है अफ्रीका और भारत के बीच में। किसके किसके बीच में, अफ्रीका और भारत के बीच में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कौन सा विश्वविद्यालय भारत में परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन जाएगा? ऑप्शन ए है कोलंबिया विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है डीकन विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर बात की गई है कि भारत में परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय की, तो वो जो विदेशी विश्वविद्यालय है वो है डीकन विश्वविद्यालय। कौन सा है? डीकन विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर से, ऑप्शन बी है अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से, ऑप्शन सी है पंजाब एवं हरियाणा राज्य से, ऑप्शन डी है कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य से। तो अनुच्छेद 370 का जो प्रावधान किया गया था ये जम्मू एवं कश्मीर राज्य में किया गया था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फाइनली इसको 2019 में अमित शाह की अध्यक्षता के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। कह रहा है आरबीआई लोकपाल योजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है आरबीआई के 3 लोकपाल हैं, बैंकिंग, गैर बैंकिंग, वित्त कंपनी अर्थात एनबीएफएस और डिजिटल लेन देन। कथन दूसरा है शिकायतों की प्राप्ति में लगभग 65% की वृद्धि हुई थी, जिनमें से लगभग 92% का निस्तारण किया जा चुका है। दो आपके कथन दिए गए हैं, ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना तो दो। तो यहाँ पर बात की गई है आरबीआई के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों, यानी कि आरबीआई के 3 ही लोकपाल हैं, बैंकिंग, गैर बैंकिंग, वित्त कंपनी अर्थात एनबीएफएस और डिजिटल लेन देन। वहीं शिकायतों की प्राप्ति में लगभग 65% की वृद्धि हुई थी, जिसमें 92% का निवारण भी हो चुका है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कोंकण रेल जिन राज्यों से गुजरती है वे हैं। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, गोवा और केरल, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो यहाँ पर बात की गई है कोंकण रेल के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कोंकण रेल परियोजना के बारे में। कोंकण रेल परियोजना की जो स्थापना होती है वो होती है 26 जनवरी 1998 को। कब होती है? 26 जनवरी 1998 को। पूछ ले कोंकण रेल परियोजना का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, इस क्वेश्चन में बात की गई थी किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको याद रखना है कोंकण रेल जो आपकी परियोजना है ये गुजरती है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल राज्य से। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। कह रहा है डीन जोन्स किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी गोल्फ, ऑप्शन डी है पोलो। तो इस क्वेश्चन पर डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले हम आपको बता दें ये जो सीरीज चल रही है आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का जो 18 सितंबर को एग्जामिनेशन होने वाला है, उससे ठीक पहले लगातार आपको 18 मॉक टेस्ट जनरल अवेयरनेस के मिलने वाले हैं। रोजाना आप सुबह 10 बजे इसको देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो सीरीज है वो लगातार एग्जाम तक आपको मिल सके तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा उन कैंडिडेट तक जरूर पहुंचाइएगा जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई है डीन जोन्स की। तो डीन जोन्स एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वीमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता विंस अवार्ड 2023 का पहला संस्करण लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन डी है पेयजल और स्वच्छता का मंत्रालय।
तो यहाँ पर बात की गई है कि वीमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कार के बारे में। तो वीमेन जो आइकन लीडिंग स्वच्छता विंस अवार्ड जो जीता गया है, जिसका जो संस्करण है वो लॉन्च किया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उनके द्वारा। बात की जाए कि वर्तमान में इसके मंत्री कौन है, तो वो हरदीप सिंह पुरी हो जाएंगे। बाद बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो इसके जो मंत्री हो जाएंगे वो निरंजन ज्योति जी हो जाएंगे। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसके जो मंत्री हो जाएंगे वो स्मृति ईरानी जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, तो इसकी जो मंत्री हो जाएंगे वो उमा भारती जी हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों की जांच कीजिए। यहाँ पर देखेंगे तो महान व्यक्तियों के नाम हैं और यहाँ पर देखेंगे उनके द्वारा जो भी उपलब्धि हासिल की गई है उसके बारे में लिखा गया है। तो आपको बताना है कि कौन कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। ऑप्शन ए देखते हैं तो लिखा हुआ रामदेव मिश्रा, और यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर लिखा गया है भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक। ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, सामने लिखा गया है सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक। इसके बाद ऑप्शन सी है एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, और यहाँ पर तीसरे आपके ऑप्शन में लिखा गया है न्यूक्लियस के खोजकर्ता। ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ न्यूटन, यहाँ लिखा हुआ गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक। तो यहाँ पर अगर हम सही कूट की खोज करते हैं तो ये आपका लिखा हुआ है जो ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल बी और सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो है ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है ये भी आपका गलत हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा सूक्ष्मजीव विज्ञान के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, वहीं एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक को न्यूक्लियस के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आज के इस पूरे वीडियो सेशन में कुल हमने 15 क्वेश्चन लिए थे। अगर आप इस सीरीज को पसंद करते हैं तो कल से आपको जो क्वेश्चन है उनकी पूरी संख्या मिलेगी, यानी कुल 20 क्वेश्चन मिलेंगे, और उस पूरी सीरीज में जितने भी आपके ITBP टेलीकम्युनिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी वहाँ पर इंक्लूड करेंगे, और जो लगातार क्वेश्चन चाहे वो आपका SSC GD का एग्जामिनेशन हो, इसके बाद ITBP का ट्रेड्समैन का एग्जामिनेशन हो, उसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी उसमें इंक्लूड करके आपके लिए सीरीज तैयार कर रहे हैं। तो आज का ये वीडियो सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलेंगे आपके साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो सेशन के साथ में, तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।